सो नाउ यू आर बैक विद दिस ई पाठशाला वीडियो लेक्चर सीरीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में आप पढ़ने जा रहे हैं नेपाल के बारे में। अभी तक आप लोगों ने पाकिस्तान से रिलेटेड पढ़ा, बांग्लादेश, अब नेपाल के बारे में, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, इसी वजह से। सो अगेन इसमें हम तीनों चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या तीनों चीज? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वहाँ की राजनीति कैसी है, हमारा उनके साथ संघर्ष कैसा है, और हम उन्हें किस तरीके से कॉपरेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें कवर करोगे तो आप सारी चीजें कवर कर पाओगे। इतिहास की बात करें तो नेपाल शुरुआती समय से एक हिंदू कल्चर देश रहा है। ज्यादातर नेपाली लोगों का वहाँ पे डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे विद्या देवी भंडारी जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति हैं। पीएम आप देख सकते हो केपी शर्मा ओली बोलते हैं इनको, यहाँ पे पीएम है। ये डेटा 2000 क्या कहते हैं आपका 19-20 के आसपास का डेटा है। प्रेजेंट टाइम पे इसे चेक जरूर करिएगा। काठमांडू यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी हेड मतलब वो है आपकी काठमांडू कैपिटल है नेपाल में। काठमांडू, बहुत सारे समिट हम लोगों ने नेपाल में करे हुए। काठमांडू में सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट काठमांडू के ही आसपास आपको देखने को मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, तो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे नेपाली ही हमें देखने को मिलते हैं। जानने की अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट लोग 9% मिल जाएंगे, और कुछ इस्लामिक लोग भी मिलेंगे, कुछ क्रिश्चियनिटीज भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि सारे मिक्स कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। लोकतंत्र की बात करी जाए तो शुरुआती से ही हिंदू देश रहा है। बहुत बार यहाँ पे प्री डेमोक्रेसी के समर्थन में आंदोलन चलाए गए थे, लेकिन राजा और आर्मी के द्वारा इन आंदोलन को खत्म कर दिया गया। यानी कि 2008 से पहले अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना थी ही नहीं। वहां पे या तो राजा का शासन चलता था, और राजा अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके उन आंदोलन को खत्म कर देता था। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले राजा जो एनसीईआरटी बताती है, इससे पीछे भी होंगे, बीरेंद्र राजा वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक राज कर रहे थे। तो जब उनकी डेथ होती है 2001 के अंदर जाके 55 साल की उम्र में, जब जाके वो अपने पैलेस को छोड़ते क्या मतलब दुनिया छोड़ देते हैं, तो पैलेस को छोड़ देते हैं। इनके जितने भी राजा होते हैं अपने नाम के आगे शाह टाइटल ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सही तरीके से 1990 के दौरान में राजा एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 1990 में जाके पहली बार कोई राजा होता है जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं संविधान बनाने की बात, तो ठीक है, संविधान बनाने की हम कोशिश कर लेंगे। लेकिन फिक्स नहीं था। मैंने कहा ना 2008 तक प्रॉपर तरीके से सही तरीके से संविधान नहीं बना। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया होगा कि 1990 के दशक में जाके इन लोगों ने पहली बार ये स्टेप लिया कि ठीक है, हम संविधान बनाने की बात करेंगे। वो रीजन था कि 1990 के दशक में नेपाल के अंदर माओवादी लोगों का बड़ा प्रभाव चालू हो गया, क्योंकि नेपाल जो है चाइना और तिब्बत की एक क्या है, एक खास वो है, क्या कहते हैं, पड़ोसी कंट्री है। और चाइना के अंदर माओवादी आंदोलन, माओविस्ट कल्चर की वजह से माओवादी आंदोलन चल रहा था। और जब माओवादी आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पीरियड पे उनकी विचारधारा टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी इन द सेंस, जैसे आपको पता है कि फ्रांस में जब विचारधारा क्रांति की चल रही तो जर्मनी में भी चलनी चालू होगी, इटली में भी चलनी चालू होगी, स्पेन में भी चलनी चालू होगी, पुर्तगाल में भी चलनी चालू होगी। सेम ऐसे अगर चाइना के अंदर माओवादी लोगों का माओविस्ट आंदोलन चल रहा था तो इसका प्रभाव तिब्बत पे और नेपाल पे भी पड़ा। मेन इस आइडियोलॉजी का यही इंटेंशन था कि भैया इनको पूरी तरीके से डेमोक्रेसी लानी है और राजा का शासन खत्म करना है। इसी वजह से 1919 में नेपाल के अंदर माओवादी लोगों की वजह से नेपाल में माओविस्ट आंदोलन चलना चालू हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने वायलेंस करा, और माओविस्ट लोगों के बीच में, जो नेपाल में माओवादी बन चुके थे उनके बीच में और राजा की फोर्सेस के बीच में बड़ा ही, मैं कह सकता हूँ, घमासान युद्ध चला। और पूरे देश में 1990 से लेके 2006 तक काफ़ी लंबे समय तक यही सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी रही। इसलिए 1990 में राजा एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, हम देश में डेमोक्रेसी लाने की शुरुआत करेंगे, संविधान बनाने की बात करेंगे। लेकिन काफ़ी लंबा युद्ध चला, इसलिए 2006 के बाद आप कहोगे काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चालू हुई। तो किंग के अगर आप पहले राजा की बात करो तो बीरेंद्र पहले राजा, दूसरे राजा की बात करो तो उनका नाम विक्रम शाह दीपेंद्र था, तीसरे राजा की बात करो तो वो थे ज्ञानेंद्र शाह,
ज्ञानेंद्र शाह 2001 तक पावर में रहते हैं, लेकिन फिर फाइनली मोनार्की सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। और ज्ञानेंद्र के बाद आप देखते हो कि 2006 में 7 पार्टी अलायंस होता है, 7 पार्टियां आपस में मिलकर संविधान बना लेती है और देश चलाने लग जाती है। लेकिन सही तरीके से 2008 में जाके फिर दोबारा आप कहोगे मोनार्की सिस्टम खत्म होता है और देश में लोकतंत्र की स्थापना सही तरीके से होती है। गिरजा प्रसाद कोइराला जो है देश के हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति बनते हैं पहले। और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें तो 2018 में केपी शर्मा 38 प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री बने थे। और प्रॉपर तरीके से 2015 में जाके नेपाल ने संविधान को अडॉप्ट करा। देखो 2015 में जाके संविधान ने अडॉप्ट करा। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 2015 में ही पैदा हुए होंगे, 2014 में पैदा हुए होंगे, और नेपाल में उस टाइम पीरियड पे सोचो संविधान की स्थापना हुई थी, उस टाइम पीरियड पे नेपाल रिपब्लिक बना जाके। तो प्रेजेंट टाइम पे आप देखो कितना ज़्यादा नेपाल डेवलप कंट्री ज़्यादा नहीं है। जब 2015 में जाके इनका देश का पहला क्या कहते हैं प्रधानमंत्री ने संविधान का इनॉग्रेशन करा, सही तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो अभी इस कंट्री को ज़्यादा आज़ाद हुए 10 साल ही हुए होंगे हद से 10 सही तरीके से, है ना। तो इसीलिए हमारा इनके साथ नेपाल का भारत से रिलेशंस थोड़ा सा अच्छा है। रीज़न क्या है, सिटीजन 2 कंट्रियों के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जा सकते हैं। तो ये तो हमारे देश का इनके साथ रिलेशन है अच्छा वाला। डिस्प्यूट की बात करें तो हमारा इनसे डिस्प्यूट किस चीज़ को लेके है, वो है लेपुलेक माउंटेन पास एट 80 किलोमीटर लॉन्ग उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री को लेके। अगर आप लेपुलेक काला पानी की बात करो तो ये काला पानी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। काला पानी का मैप मैंने वहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ है। लोएस्ट पॉइंट है 11,980 फीट की और हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे लेपुलेक पास की 20,280 फुट की। हालांकि ये जो लेपुलेक पास है अगर आप देखो तो भारत की बाउंड्री उत्तराखंड की बाउंड्री और नेपाल की बाउंड्री के बीच में एक पास है, जिसमें पता है क्या बताया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है ये लेपुलेक काला पानी का पास है। इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि यहाँ से अगर कोई नेपाल जाना चाहता है तो पास है एक तरीके का, लेकिन नेपाल का इस काला पानी का ईस्ट वाला पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेपाल हैज टू ट्राई जंक्शन विद इंडिया एंड द चाइना। नेपाल जो है वो ट्राई जंक्शन है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया, चाइना और नेपाल आपस में आके उन पासेस के थ्रू व्यापार कर सकते हैं। द वन डिस्प्यूट इज नाउ इज लेपुलेक पास इन काला पानी एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद द नेपाल। अगर आप बात करें ये आपका क्या कहते हैं मतलब ये है आपका उत्तराखंड और नेपाल के बीच की बाउंड्री। लेपुलेक पास उसका एक क्या कहते हैं पास है जहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं। 1916 के अंदर सुगोली ट्रीटी हुई थी जिसमें नेपाल और ब्रिटिश के बीच में एक बाउंड्री तय होनी थी काला पानी को लेके कि कौन सा हिस्सा नेपाल के अंडर में आएगा और कौन सा हिस्सा इंडिया के अंदर में आएगा। तो नेपाल क्लेम टू काला पानी इज वेस्ट इज द मेन काली एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट ऑफ इट। अगर हम इसकी बात करें ये आपका लेपुलेक पास है। इस लेपुलेक पास का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट वाला ये वाला अगर पार्ट देखें तो नेपाल क्लेम करता है कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा है, जबकि 1816 के अंदर हमने 3,335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पहले ही बात कर ली थी कि ये वाला हिस्सा ब्रिटिशर्स का होना चाहिए। और जब ये वाला हिस्सा ब्रिटिशर्स का होना चाहिए तो आज़ादी के बाद ये वाला हिस्सा इंडिया का हो जाएगा। जबकि अगर आप देखो तो 2 नवंबर के अंदर लेपुलेक पास के इस वाले हिस्से को नेपाल के लोगों ने अपने क्या कहते हैं मैप में दिखाने की कोशिश करी है। तो इंडिया होल्ड दैट द राइट लाइन ऑफ द काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर, दस काला पानी फॉल इनटू इट्स टेरिटरी। वो बताते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा भारत के अंडर में आता है अकॉर्डिंग टू 1860s जो सुगोली ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं ये वाला हिस्सा हमारे अंडर में आता है। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है आज भी, ये ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट बड़ा तगड़ा है। लेकिन फिर भी आज की डेट में हमें एक और चीज़ जो बुरा लगता है वो बुरा लगता है कि नेपाल जो है वो चाइना से अच्छे संबंध बना के रखता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, माओवादी आंदोलन नेपाल में चल रहा है,
नेपाल में चलने की वजह से आप देखोगे नेपाल की आइडियोलॉजी हमारे हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे माओवादिस्ट आंदोलन यहाँ पे भी चलने चालू हो गए नेपाल की वजह से। तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरा, नेपाल के बहुत सारे लीडर और सिटीजन ये कंप्लेन करते हैं कि जो भारत है वो नेपाल के इंटरनल मामलों में, जो घरेलू मामले हैं, घर के मामले हैं, उसमें इंडिया जो है बार बार इंटरफेरेंस करता है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो हमारे रिवर को लेके, हाइड्रोल इलेक्ट्रिसिटी को लेके, हमारे लैंडलॉक कंट्री को लेके इस डिस्प्यूट बनाते रहते हैं। मतलब नेपाल कहता है कि जो रिवर है, जो पानी है, जो नेपाल में मिलना चाहिए, जिससे वो बिजली बना सकते हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं। नेपाल को जानबूझ के लैंडलॉक कंट्री बनाई गई है ताकि वो समुद्र से पानी को एक्सेस ना कर सके। ये जानबूझ के किसकी स्ट्रैटेजी है? ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ये नेपाल बोलता है हमसे। ये डिस्प्यूट है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ, या चारों तरफ एक दूसरे कंट्री से घिरा हुआ कंट्री, और ये पानी नहीं ले पा रहे हैं समुद्र से, और समुद्र से पानी नहीं ले पा रहे तो ये या तो जो बर्फ से पिघल के पानी बन रहा है वही यूज़ कर पा रहे हैं, या तो जो बारिश हो रही है वही यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो ये था हमारा उनके साथ डिस्प्यूट और रिलेशंस को लेके। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दूसरी कंट्री को लेके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस पर ज़रूर फोकस करने की कोशिश करेगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप पे ज़रूर जाइएगा। ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।